है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसका एक चैप्टर हो गया है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट चैप्टर? क्या था नाम? हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी का आरंभ कैसे हुआ। उसका आपको आइडिया पता चल गया होगा कि अंग्रेजी की शुरुआत हुई कब? 449 ईसा पश्चात में। और उस समय एक ग्रुप ने आक्रमण किया था, उस ग्रुप का नाम था एंग्लो सैक्सन। उस ग्रुप में 3 जनजाति के लोग थे, एंजल सैक्सन जूट्स। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो बिहार बोर्ड के 11th और 12th में प्रिस्क्राइब्ड है। और इसका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है इंग्लिश डाउन दी एजेस। इसका वर्ड मीनिंग मैंने पीडीएफ में भेजा होगा, और नहीं तो भेज दूंगा। इंग्लिश डाउन दी एजेस। एज का मतलब होता है युग, जमाना। नॉर्मली एज का मतलब होता है उम्र, आयु। व्हाट इज योर एज? तो एज के 3 मतलब हो गए। एज का मतलब आयु, ये सबको पता है। एज का मतलब बूढ़ा होना, वी ऑल आर एजिंग, हम सभी बूढ़ा हो रहे हैं, मतलब उम्र हमारी बढ़ रही है। और एक एज का मतलब होता है युग, जमाना, वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एज, यानी हम आधुनिक युग में, आधुनिक काल में जी रहे हैं। तो इंग्लिश डाउन दी एजेस का मतलब है कि सदियों से अंग्रेजी, जितने सदियां आई 449 के बाद, उसमें अंग्रेजी क्या क्या थी, कैसे कैसे डेवलप हुई, इसका क्या क्या ग्रोथ हुआ, किस रूप में ये विकसित होती गई, इसकी बात करेंगे आज के इस चैप्टर में। ठीक है, हियर इज द चैप्टर इंग्लिश डाउन दी एजेस, मतलब सदियों से अंग्रेजी। अगर आप ध्यान दें तो वर्ड्स अभी याद हो जाएंगे इस पूरे चैप्टर पढ़ने के दौरान। द इंपॉर्टेंस एंड यूसेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज in our modern and globalized world creates the impression that it is the language spoken by the maximum number of people all over the world. The importance and usage of English, अंग्रेजी भाषा का जो महत्व है, जो इस्तेमाल है हमारे आधुनिक और छोटी दुनिया में। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब दुनिया एक गांव हो गई है, दुनिया छोटी हो गई है। छोटी होने का मतलब ये नहीं कि इसका क्षेत्रफल कम हो गया है, पृथ्वी का व्यास कम हो गया है, इसको ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ यह है कि हमारा पहुंचना, हमारे संवाद का, हमारे मैसेज का, इंफॉर्मेशन का दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाना या खुद भी पहुंच जाना अब पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। मतलब ये दुनिया छोटी हो गई है इस अर्थ में। समझ में आ रही बात? तो कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा का जो महत्व है, जो इस्तेमाल है हमारे आधुनिक और छोटी दुनिया में, क्रिएट्स द इंप्रेशन, वो ये भाव पैदा करता है दैट इट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में ये वो भाषा है जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐसी छवि बनती है, लेकिन ऐसा है नहीं। नॉर्मली किसी से पूछे जाए कि सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है दुनिया की, तो वो बोलेंगे ऐसे ही ज्यादातर लोग इंग्लिश, बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। However, it is interesting to know that Mandarin Chinese is spoken by approximately 87 crore 30 lakh people holds this distinction. हालांकि ये बात जानना रोचक है कि मैंड्रिन चाइनीज जो भाषा है वो बोली जाती है लगभग, अप्रोक्सीमेटली, लगभग कितने लोगों के द्वारा? 87 करोड़ 30 लाख लोगों के द्वारा उसको ये विशेष स्थान प्राप्त है। कौन सा विशेष स्थान? कि सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या जिस भाषा की है वो भाषा है मैंड्रिन चाइनीज। ये आपका जीके जीएस के भी क्वेश्चंस हो गए अगर आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाएंगे तो। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 30 करोड़ 90 लाख पीपल, और जो अंग्रेजी है उसका दूसरा स्थान है और वो 30 करोड़ 90 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। अब फिर कह रहा है कि दो इट इज अ लैंग्वेज विच हैज इट्स प्रेजेंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हालांकि ये वो भाषा है जिसकी उपस्थिति दुनिया के सभी भागों में है, लेकिन मैंड्रिन चाइनीज चीन या उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन अंग्रेजी कौन सी भाषा है जो दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में बोली जाती है। अब कहता है कि एंड इट्स पावर इज फेल्ड द वर्ल्ड ओवर, और इसकी शक्ति महसूस होती है पूरी दुनिया भर में। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें अंग्रेजी का महत्व या अंग्रेजी के पावर को महसूस न किया जाता हो। हिंदी इज द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर इन द वर्ल्ड। अगर विश्व में भाषा को बोलने वाले लोगों की सूची बनाई जाए तो तीसरा स्थान है हिंदी भाषा का, पहला मैंड्रिन चाइनीज, दूसरा और तीसरा हिंदी। ओके, अब कहता है कि इट इज अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट
दूसरा जो आश्चर्यजनक तथ्य है वो ये कि इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड, अंग्रेजी सिर्फ 1500 साल पुरानी है। वी आर लिविंग इन 2025। अंग्रेजी की शुरुआत हुई 449 में, तो वहां से यहां की उम्र इसकी बहुत छोटी है, सिर्फ 1500 साल। क्योंकि कई हजार साल पहले वाली भी पुरानी भाषाएं हैं, जो संस्कृत है, जो पर्शियन है। अंग्रेजी की उम्र क्या है? लगभग 1500 साल। एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर विद इज लेस देन 5 सेंचुरीज ओल्ड। और जिस भाषा को हम जिससे परिचित हैं, जो अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ 500 साल पुरानी। हमने पिछले क्लास में शायद बताया था कि ओल्ड इंग्लिश में यू का स्पेलिंग था THOU, और यू आर हैप्पी जो आज बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, इसको हम ओल्ड इंग्लिश में कहते हैं दाउ आर्ट हैप्पी। दाउ आर्ट हैप्पी वो 1500 साल पहले 449 की बात हो रही है, लेकिन अभी जो अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं वो सिर्फ 500 साल पुरानी है। Moreover, इसके अतिरिक्त दिस लैंग्वेज हैज गिवन एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जॉनर्स। कह रहा है कि इसके अलावा इस भाषा ने अभिव्यक्ति दी है विश्व स्तर के साहित्य को, चाहे वो साहित्य किसी भी प्रकार का हो, पूरी दुनिया में इसको अभिव्यक्ति दी है अंग्रेजी भाषा ने। अब ये जॉनरा का मतलब होता है प्रकार, जैसे साहित्य में आता है नॉवेल, ड्रामा, पोएट्री। तो कह रहा है कि इंग्लिश ने जो महत्व दिया है, जो हर प्रकार के साहित्य को विश्व स्तर का साहित्य पूरी दुनिया भर में दिया है। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड मेनी अदर्स आर स्टिल कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट एंड आर रेलेवेंट फॉर देयर आइडियाज एंड लिटरेरी जीनियस। कह रहा है शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और बहुत सारे दूसरे जो लेखक हैं इंग्लिश के, उन्हें आज भी माना जाता है, आर स्टिल कंसीडर्ड, अभी भी समझा जाता है, द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट, अपनी कला के प्रवीण व्यक्ति के रूप में, एंड आर रेलिवेंट, और आज वो प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का मतलब आज भी उनका इस्तेमाल है, ऐसा नहीं कि वो आउटडेटेड हो गए हैं, वो प्रासंगिक हैं। जैसे आप आज के दिन में कोई अगर कहे कि हमको फोन चाहिए लैंडलाइन, है ना, तार खिंचवाएंगे, फिर घर पर रहेगा चोगा, उससे बात करेंगे, तो ये अब रेलिवेंट नहीं है। अब हर किसी के पास मोबाइल है, कोई लैंडलाइन नहीं लगाता। लेकिन ये जो शेक्सपियर हैं, जो वर्ड्सवर्थ है, वो आज भी रेलिवेंट है, मतलब वो आउटडेटेड नहीं हुए हैं, आउट ऑफ यूज नहीं हुए हैं, और अपने विचारों के लिए और साहित्यिक बुद्धिमत्ता के लिए। द फॉलोइंग फैक्ट्स, ये जो आगे तथ्य दिए गए हैं, विल इनेबल यू, वो इस योग्य बनाएगा तुम्हें, टू अंडरस्टैंड द रीजंस, उन कारणों को समझने का, विच हैव ट्रांसफॉर्म, जिसने बदल दिया है, द वंस हम्बल इस मिडलैंड डायलेक्ट, जो कभी बेकार सी इस मिडलैंड की बोली थी, उसे बदल दिया। वो कौन से कारण थे? टू अ पोजीशन ऑफ अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस इन आवर टाइम्स, हमारे जमाने में अंग्रेजी को जो लाजवाब महानता मिली है, अनपैरेलल्ड, बेजोड़, जिसका कोई तुलना ही नहीं है। आखिर वो कौन से कारण थे जिससे अंग्रेजी इतनी विकसित हो गई? उन कारणों की चर्चा आगे के कुछ पॉइंट्स में, पैराग्राफ्स में होंगे। पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के इतिहास में काल, ये इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है, ये इनके कितने पीरियड्स हैं, बात समझ में आ रही? कोई डाउट है? ठीक है। The evolution of the English language from the beginnings in the Anglo-Saxon time to the modern era has been an unbroken one. कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा का जो उत्थान है, जो विकास है, कहां से? एंग्लो सैक्सन के काल से, मतलब 449 से, टू द मॉडर्न एरा, एरा मतलब युग, जमाना, आधुनिक काल में। 449 से कहानी शुरू हुई, हम जी रहे हैं 2025 में। तो कह रहा है कि जहां से कहानी शुरू हुई अंग्रेजी की और अब तक ये जो विकास रहा है वो अनब्रोकन है, यानी ना टूटा हुआ है, लगातार विकास होता ही रहा है। वी कैन डिस्टिंग्विश, हम अंतर कर सकते हैं, 3 मेन पीरियड्स, 3 मुख्य पीरियड्स को इन द हिस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर। नीचे दिए गए तरीके से हम ओल्ड, ये जो इंग्लिश है 449 से लेकर अब तक, इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि देयर आर 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही बात? देयर आर 3 पीरियड्स। द फर्स्ट वन इज ओल्ड इंग्लिश, इसे हम OE कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्रिविएशन। तो ओल्ड इंग्लिश, इट स्टार्ट्स फ्रॉम AD 449 एंड इट एंड्स इन 1066। 449 ईसा पश्चात से ये शुरू हुआ और 1066 में ये समाप्त हुआ। ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1150 में शुरू हुआ और 1500 तक चला, 1150 से 1500 तक।
और मॉडर्न इंग्लिश जो है वो 1500 एडी से ईसा पश्चात से ऑनवर्ड्स, मतलब अप टिल नाउ 2025 तक। ठीक है, फिर से समझें। There are three main periods in the history of English language. The first one is Old English. The second one is Middle English. The third one is Modern English. Old English period covers the period from AD 449 to 1066. Middle English period covers the period from 1150 to 1500. And Modern English starts from 1500 onwards. फिर से 449 से शुरू होता है, 1066 में समाप्त होता है, दैट इज ओल्ड इंग्लिश। 1150 से शुरू होता है, 1500 तक चलता है, दैट इज, और 1500 से लेकर अब तक जो अंग्रेजी चल रही है दैट इज कॉल्ड। अब प्रश्न पिछली बार किसी स्टूडेंट ने शायद किया था कि सर ये 1066 में जब ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ तो मिडिल इंग्लिश शुरू होना चाहिए था 1067 में, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, 1150 में हुआ, लगभग 100 सालों का गैप है। तो व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, ये सवाल है ना कि सर वो कहां गया। तो बात को समझें, 1066 के बाद और 1150 से पहले इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बड़ा काम नहीं हुआ, उनमें कोई साहित्यिक रचनाएं नहीं हुई, कोई नॉवेल, कोई ड्रामा, कोई पोएट्री नहीं लिखे गए। इसलिए उसमें अगर हिस्ट्री को काउंट करते तो फिर पूछेगा कि उस दौरान हुआ क्या, तो उसमें कोई काम ही नहीं हुआ। दैट वाज अ डार्क एज, वो अंधकार युग था, उसमें कहीं कोई काम हुआ नहीं, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया कि चलो यहां से यहां तक तो मिलता है, लेकिन बीच में गैप है, तो हम मिडिल इंग्लिश को वहां से नहीं लेकर 1150 से लेंगे। अगर हम 1067 से लेते तो फिर सवाल होता कि 1067 में कौन ऑथर्स थे, क्या क्या काम हुआ, तो वो लंबा गैप है, तो उस गैप को काउंट नहीं करते, इसलिए 1150 से 1500 तक। क्लियर है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव भी इसमें आएगा। क्लियर है, तो अब इसे 2-3 बार अगर देख लिया जाए तो बातें बहुत क्लियर होंगी और लगभग सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। जैसे आपको याद हो गया कि 449 में शुरू हुआ, एंग्लो सेक्शन ने आक्रमण किया, एंग्लो सेक्शन में 3 ग्रुप थे, एंजल सेक्शन, जूट्स। इंग्लिश का पहला नाम, इंग्लैंड का पहला नाम इंग्लैंड था, इंग्लिश का पहला नाम इंग्लिस्क था, ये सब पता है आपको, लेकिन ये भूल सकते हैं अगर इसे रिवीजन नहीं करें। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक पीरियड की। द फर्स्ट वन इज ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कहां से कहां तक, 449 AD टू 1066। ओल्ड इंग्लिश थ्रू आउट द पीरियड, पूरे इस काल के दौरान, इस अवधि के दौरान, इंग्लिश कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच, अंग्रेजी बनी रही रोजमर्रा की भाषा। कोशिश ये करनी है कि इसका हिंदी आप खुद कर पाओ। आई वेंट, मैं गया, आई कंटिन्यूड, मैं चालू रहा, इंग्लिश कंटिन्यूड, अंग्रेजी चालू रही। कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। तो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप इसका मीनिंग निकाल पाओ, टीचर ना निकाले, क्योंकि सिलेबस आपका है, पढ़ना आपको है। इस पूरे काल के दौरान अंग्रेजी बनी रही, कंटिन्यूड, चालू रही, टू बी द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच, हर दिन की भाषा, रोजमर्रा की भाषा, किसके लिए, फॉर द कॉमन मास, आम लोगों के लिए। द डिविजन्स मेड अबव, ये जो ऊपर में वर्गीकरण किया गया है कि देयर आर 3 पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, आर मोर फॉर कन्वीनियंस, वो ज्यादा सुविधा के लिए है, बट इट इज पॉसिबल, लेकिन ये मुमकिन है, टू डिस्टिंग्विश, कि हम अंतर कर पाए, सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर, कुछ भाषा संबंधी विशेषताओं को अंतर कर पाए, इन ईच ऑफ दिस पीरियड्स, इन पीरियड में से सभी पीरियड में। कह रहा है कि तेरा 3 पीरियड्स, 3 पीरियड्स बनाए गए, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न। तो तीनों में जो बनाया गया है वो कन्वीनियंस के लिए, लेकिन तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। ओल्ड इंग्लिश की अलग है, मिडिल इंग्लिश की अलग है, मॉडर्न इंग्लिश की अलग है। कोई दिक्कत इसमें? कैरेक्टराइज का मतलब होता है विशेषता होना, विशेषता होना। द ओल्ड पीरियड, इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसकी पहचान, उसकी विशेषता इन्फ्लेक्शन से है। इन्फ्लेक्शन का मतलब पुरानी अंग्रेजी, जैसे आपने सुना होगा कि गो का स्पेलिंग ओल्ड इंग्लिश में GOE है, पता है, GOE है। और हमारे यहां हिंदी भाषा में जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे वह, तो पता नहीं चलेगा कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पता नहीं चलेगा। जब हम कहेंगे वह जा रहा है, तो रहा है बताएगा कि वह पुल्लिंग है, और वह जा रही है तो रही है बाद वाला बताएगा कि स्त्रीलिंग है। लेकिन इंग्लिश में शुरू में ही पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ही,
इज गोइंग, अब इज गोइंग से नहीं पता चल रहा है, शी इज गोइंग शुरू में पता चल रहा है। तो ओल्ड इंग्लिश में भी इन्फ्लेक्शंस था और इसी तरह की बात वहां भी थी। समझ में आ रही बात? शिच, जैसा हमने कहा कि बच्चा खेलता है, तो बच्चा बता दे रहा है कि सिंगुलर है, खेलता है बता रहा है कि सिंगुलर है, बच्चे खेलते हैं तो बच्चे ही बता दे रहा है कि प्लुरल है, और खेलते हैं बता रहा है कि प्लुरल। इसी तरह का इन्फ्लेक्शंस ओल्ड इंग्लिश में था, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में ये था, मिडिल इंग्लिश में ये चेंज हुआ था। इसकी पहचान ये है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ, दीज इन्फ्लेक्शंस वर फाउंड टू हैव बीन लेवल्ड, ये जो पुरानी अंग्रेजी थी धीरे धीरे समाप्त हो गई, समतल हो गई, सपाट हो गई, खत्म हो गई। लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस एज, ड्यूरिंग द एज, इस काल के दौरान जो साहित्य पैदा हुए, साहित्य का मतलब उसमें नॉवेल आएगा, ड्रामा आएगा, शायरी आएगी, है ना, पोएम्स आएगा, सोनेट्स आएगा। इस जमाने में, इस काल के दौरान जो साहित्य पैदा हुए वॉज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, वो ज्यादा महत्व के नहीं थे। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस आपको पता है, एक वर्ड सिग्निफिकेंस हो गया। और ऐसा क्यों था? एज, जैसा कि कोर्ट पैट्रोनेज, कोर्ट का मतलब राज दरबार, पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण, राज दरबार का जो संरक्षण था वाज लैकिंग, लैक का मतलब होता है कमी होना, उसकी कमी थी, मतलब राजा लोग इसकी कमी कर रहे थे, उस संरक्षण नहीं दे रहे थे। एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज, और इस काल को डार्क एज कहा गया, क्योंकि इसमें जो साहित्य पैदा हुए, जो कहानियां, जो ड्रामा लिटरेचर में लिखे गए, उनको बहुत ज्यादा महत्व का नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा के दरबार से सपोर्ट, संरक्षण नहीं था। ये कौन सा पीरियड था? अब बात करते हैं मिडिल इंग्लिश की। डाउट हो तो आप जरूर पूछें, पूछना जरूरी है। बच्चों के प्रश्न पूछने से क्लास का लेवल ऊपर होता है, तो क्लास का लेवल ऊपर करना है कि नीचे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक? फ्रॉम 1150 AD टू 15, याद हो सकता है अगर आप एक्टिव हैं तो। From 1150 onwards, English began to be emerged as the language of literature. 1150 के बाद से, 1150 के बाद से अंग्रेजी जो है वो प्रकट होने लगी साहित्य की भाषा के रूप में। ओल्ड इंग्लिश में ऐसी बात नहीं थी। साहित्य समझ रहे हो, इसमें बहुत डिटेल बातें होंगी। ये जितनी कविताएं हैं, ये जितनी लोरियां हैं, ये जितने भजन हैं, ये जितने गीत हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? साहित्य के अंतर्गत आते हैं। साहित्य को इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं, उर्दू में इसे अदब कहते हैं। ठीक है, तो 1150 के बाद अंग्रेजी प्रकट होने लगी, किस भाषा के रूप में? साहित्य की भाषा के रूप में। द लैंग्वेज वॉज इनरिच्ड, इनरिच का मतलब होता है अमीर बनाना, समृद्ध बनाना। भाषा और समृद्ध हो गई थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग, बहुत ज्यादा उधार लेकर। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज्यादा, बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना। आपने सुना होगा बोरो प्लेयर, सुना है? बोरो का मतलब उधार लेना, बोरोइंग, बोरोविंग्स एस लगा हुआ है, मतलब उधार लेकर। उधार शब्दों से अंग्रेजी और समृद्ध बन गई, और इसने उधार लिया फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, दो भाषाओं से, फ्रेंच से और। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त टू अदर मेजर डेवलपमेंट्स ऑकर्ड, दो बड़ी घटनाएं घटी, और वो घटना थी पहली, वन वाज द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। एक ये घटना ने अंग्रेजी को ग्रोथ दे दी। एंड द अदर बीइंग अ कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी, और दूसरे जो कारण था वो साहित्य, जो साक्षरता है, लिटरेसी है, लोगों का पढ़ने लिखने का जो दर था, उसमें अच्छी खासी वृद्धि हो गई। ये पूरा चैप्टर ये बता रहा है इंग्लिश डाउन दी एजेस, कि अंग्रेजी सदियों से, मतलब 449 से लेकर अब तक कैसे कैसे विकसित हुई। तो ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज्यादा साहित्य में काम नहीं हुआ, मिडिल इंग्लिश में काम हुआ। तो कौन कौन से फैक्टर थे जिससे अंग्रेजी विकसित होती गई? तो एक तो फैक्टर ये था कि इसने अलग अलग भाषाओं से उधार शब्द लिए, और जिन दो भाषाओं से लिया खूब शब्द, वो कौन सा था? फ्रेंच और लैटिन। और दो घटनाएं घटी जिससे अंग्रेजी का ग्रोथ ज्यादा हो गया। एक घटना थी कि 1476 में प्रिंटिंग प्रेस है। बोले प्रिंटिंग प्रेस से भाषा का उत्थान कैसे हुआ? जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो किताबें लिखी जाती थी हाथ से, और दूसरे को किताब चाहिए तो वो क्या करेगा? लेकर। तीसरे को चाहिए तो क्या करेगा? तो अब बताओ, किताबें लोगों के पास बहुत ज्यादा फैल जाएंगी या बहुत कम होंगी? अब प्रिंटिंग प्रेस आ गया। कब आया? 1476 में। तो अब किताबें ज्यादा बिकेंगी, पढ़ाई ज्यादा होगी, भाषा ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी या कम लोगों तक?
तो इसी बीच में 1476 में प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तो अंग्रेजी का उत्थान होगा। अब दूसरा यह हुआ कि लोगों में पढ़ने लिखने का जो दर था, साक्षरता, साक्षरता कहते हैं वो स्टेट जिसमें आप लिखना पढ़ना जानते हो, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई, तो भाषा का उत्थान हुआ कि नहीं? ठीक है। द ग्रेट वाउल शिफ्ट, एक घटना घटी, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ग्रेट वाउल शिफ्ट, देखिए जी कैपिटल, वी कैपिटल, एस कैपिटल है, एक घटना घटी जिसका नाम है ग्रेट वाउल शिफ्ट। इसमें क्या है कि जो वाउल लेटर्स होते हैं उसमें परिवर्तन हुए, और ढेर सारे परिवर्तन हुए। टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी काल के दौरान वो घटित हुआ। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। ऑल दीज फैक्टर्स, ये सभी कारण, कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिए, ट्रेमेंडसली, बहुत ज्यादा योगदान दिए, टू क्रिएटिंग अ लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा को पैदा करने के लिए जो दोनों के लिए उपयुक्त थी, जो दोनों उद्देश्य के लिए थी, लिखित, मौखिक और लिखित दोनों के लिए। तो ऐसे ऐसे ग्रोथ होता गया इंग्लिश भाषा का। अब ये तीसरा पीरियड है मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। 1500 ईसा पश्चात से लेकर अब तक की अंग्रेजी, मतलब 2025 तक की अंग्रेजी कौन सी अंग्रेजी है? मॉडर्न इंग्लिश, यानी आधुनिक अंग्रेजी। रिसेंटली, हाल में, अभी ही, दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। अब इस मॉडर्न इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया है, एक है मॉडर्न इंग्लिश, एक है न्यू इंग्लिश। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, आधुनिक युग के आरंभ से लेकर, आधुनिक अंग्रेजी अवधि के आरंभ से लेकर 19वीं सदी के अंत तक, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल्स। अंग्रेजी मूल रूप से ब्रिटिश क्षेत्र की, इंग्लैंड के क्षेत्र की भाषा थी। विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजी साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में आक्रमण किया, पूरी दुनिया पर कब्जा किया, तो क्या अंग्रेजी वहां गई कि नहीं? तो जैसे जैसे इनका क्षेत्रीय टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश हुकूमत का, टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, और साथ साथ विज्ञान में वृद्धि हुई, इंडस्ट्री उद्योग में वृद्धि हुई, पॉलिटिक्स राजनीति में वृद्धि हुई, एंड लिटरेचर और साहित्य में वृद्धि हुई। ये सारी चीजें डेवलप कर रही थी। अंग्रेज पूरी दुनिया में हुकूमत करने लगे थे, साइंस में ग्रोथ हो रहा था, उद्योग, औद्योगिक क्रांति सुना होगा, ये सब घटनाएं घट रही थी। तो जब ये हो रही थी तो द इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच्स इटसेल्फ, तो अंग्रेजी भाषा ने खुद को और अमीर बना लिया। कैसे? बाई सक्सेसफुली एडिंग टू इट्स वोकैबुलरी, सफलतापूर्वक अपने शब्दकोश में जोड़ते हुए शब्दों को, एंड द फ्लेवर ऑफ द कंट्रीज, और उन देशों के स्वाद को भी उन्होंने जोड़ा, द ब्रिटिश हैड कॉलोनाइज, जिसको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। जहां जहां वो गए अंग्रेज, वहां वहां अंग्रेजी गई, और वहां की भाषाओं से कुछ शब्द उसने ले लिया। समझ में आ रही बात? अब जैसे उनके यहाँ साड़ी नहीं है तो हमारे यहाँ साड़ी शब्द है, चूंकि हम ही इस्तेमाल करते हैं, साड़ी वो करते नहीं, तो उनके लैंग्वेज में एक वर्ड और आ गया, साड़ी। ठीक है, वो कहीं और गए, वहां पर कबाब मिल गया, नवाब मिल गया, कहीं पंडित मिल गया, तो ये सब वर्ड वो जुड़ता गया और वो और अमीर होती गई। नेक्स्ट, इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, द अर्स्टवाइल कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजी साम्राज्य के जो पहले वाली उपनिवेश थे, कॉलोनीज थे, जो देश थे, जो गुलाम हो गए थे, हैड अक्वायर्ड फ्रीडम, उन्हें आजादी मिल गई। पहले तो गुलाम बने, फिर आजाद हो गए। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज, अंग्रेजों ने, पास्ट इंडेफिनिट, लीव का मतलब छोड़ना, लेफ्ट सेकंड फॉर्म, क्या मतलब? द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज, बोलिए, अंग्रेजों ने उन देशों को छोड़ दिया, बट इंग्लिश रिमेन, रिमेन मतलब रहना, पास्ट इंडेफिनिट बोलो, लेकिन अंग्रेजी रह गई। तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गई, तभी तो हम अंग्रेजी बोलते हैं। और हमारे यहाँ भोजपुरी में रिक्शा वाला बोलने वाला भी कहता कि नियरे बा, नियरे बा, नियर का मतलब नजदीक, तो उसको नहीं पता है लेकिन वो बोल रहा है इंग्लिश। नहीं, वो कह रहा है स्टेशन, स्टेशन ए कम दी स्टेशन पर, तो स्टेशन क्या बोल रहा है? वो स्टेशन को वो स्टेशन बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है इंग्लिश ही नहीं। और ये वो तो चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गई। तो हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं पैर में हेडेक हो गई, मोबाइल में हेडेक हो गई, सुना कि नहीं? अब हेडेक का मतलब सर दर्द, मतलब अंग्रेज चले गए उन देशों से, लेकिन उन देशों में अंग्रेजी रह गई, तो तरक्की हुई कि नहीं इंग्लिश की? अगर भारतीयों ने भी अलग अलग देशों में आक्रमण किया होता तो हिंदी वहां चली जाती और हिंदी एक नंबर पर होती, लेकिन हम लोग तो आक्रमण किए नहीं, सीधे साधे लोग हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने उन देशों को छोड़ दिया लेकिन अंग्रेजी रह गई। हेंस, इसलिए न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश हैव इमर्ज्ड
इसलिए अंग्रेजी के नए प्रकार प्रकट हो गए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी का प्रकार अलग अलग हो गया। अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्लिश भी है, आगे देखो। सम ऑफ दीज आर, और कुछ जो प्रकार हैं वो है अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश एटसेट्रा। अंग्रेजी के प्रकार हैं। इंडियन इंग्लिश भी है, कैनेडियन भी है, अमेरिकन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है ना। इन सिंपल टर्म द लेटेस्ट पीरियड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर सही साधारण अर्थों में बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा में जो अभी अभी ग्रोथ हुआ है या विकास हुआ है, मे बी कॉल्ड, उस विकास को हम कह सकते हैं कि एरा है, यानी युग है या पीरियड है, अवधि है, किसका? नई अंग्रेजियों का। तो मॉडर्न इंग्लिश को दो भागों में बांटा दिया गया। अब पहला वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? मॉडर्न इंग्लिश, और उसके बाद वाला जो है वो न्यू इंग्लिश है। दिस न्यू टर्मिनोलॉजी, ये जो नया शब्द है, इज एनफ, वो काफी है, पर्याप्त है, टू इंडिकेट, बताने के लिए, हाउ द लैंग्वेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ, कि भाषा कैसे खुद को प्रकट करती है, एंड माउल्ड्स, और ढाल लेती है, टू सर्व द बेसिक पर्पस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मनुष्य के वार्तालाप, मनुष्य के बातचीत के मुख्य उद्देश्य को, जो मूल उद्देश्य है, उसको भाषा कैसे ढालती है। जहां जहां भाषा गई वहां के हिसाब से वो भाषा ढल गई, कोई भी भाषा दुनिया की। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर। ध्यान से सुने, बहुत प्यारा सा सेंटेंस है। अंग्रेजी भाषा की कहानी बहती नदी के समान है। कैसी? मिंडरिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप को लांघती है। कौन? नदी। ठीक है। एब्जॉर्बिंग द नेटिव सोइल, और वहां के मूल मिट्टी को अपने अंदर ले लेती है नदी। एंड इंटरिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और लोगों के हृदय में प्रवेश कर जाती है। ध्यान से सुनिए, एक नदी चली यहां से, तो नदी जहां जहां से गुजरेगी वहां की मिट्टी अपने अंदर समाते हुए आगे ले जाएगी, और फिर उनके लोगों के दिल में उतरती जाएगी। ये मेरी नदी है, ये गंगा, पटना वाला, जहां से वो लगे उसको प्यार, ये मेरी है। और वो नदी चल रही है, बह रही है, वो नदी बदलती जा रही है हमेशा। तो कह रहे हैं कि भाषा जो अंग्रेजी है वो कैसी है? बहती नदी के समान। वो बहती नदी जो महाद्वीप को, देशों को, अलग अलग स्थान को लांघते हुए जाती है, और जहां जहां से जाती है वहां की मिट्टी अपने साथ ले जाती है। मतलब ये हिंदी, ये इंडिया में आई अंग्रेजी तो इसने हिंदी शब्द ले लिए, गुरु, पंडित, ठग, चटनी, ये सब हिंदी का ले लिया। किसी और देश में गया तो वहां से कुछ और ले लिया, ठीक है। कहीं से और गया तो कुछ दूसरा शब्द ले लिया। और फिर ये प्यार भी होते, प्यारा भी होता है क्या उनके लोगों का? प्यारा है कि नहीं? इंग्लिश है तो नहीं, उनकी भाषा है, जिन्होंने हम पर गुलाम हमें बनाया, लेकिन फिर भी आज अंग्रेजी से प्यार है। कोई बोलता है, बोले क्या बात है, अंग्रेजी सीखने के लिए व्याकुल है। तो मतलब ये दिलों में इसने अपना स्थान बना लिया। नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। देयरफॉर, इसलिए कि इफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, के दुनिया भर के लोगों ने हैव अकॉर्डेड, अगर उसने स्थान दिया है, द स्टेटस, दर्जा दिया है, किसको? एक अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है अंग्रेजी को, तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। दुनिया में दूर लोगों ने कहा कि इंटरनेशनल लैंग्वेज ये है, चूंकि इसकी स्थिति ये है। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब दुनिया का छोटा हो जाना। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, इस युग में इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल, अंग्रेजी को उपयुक्त माना गया है एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। अंतरराष्ट्रीय वार्तालाप, बातचीत की जो भाषा है वो किसको माना गया है? इंग्लिश को। आपको अगर जाना है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुनिया के किसी कोने में, आप हिंदी बोलेंगे तो वो समझेगा, वो जापानीज बोलेगा तो आप समझेंगे, वो चाइनीज बोलेगा तो नहीं समझेंगे आप। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करनी हो तो कौन सी भाषा काम आएगी? समझ गए आप? इट हैज ऑल्सो इक्विप्ड इटसेल्फ, इसने खुद को भी इस तरह से बनाया है टू सर्व, कि ये काम कर सके एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर एज। अभी का जो मॉडर्न एज है ना, वो साइबर युग है। साइबर क्राइम सुना है? इंटरनेट युग है। तो इंटरनेट युग में, इंटरनेट जो एज है उसमें किस भाषा का इस्तेमाल होता है? नेट किस भाषा में चलाते हैं? तो अंग्रेजी ने इस लायक भी खुद को बनाया है। इन द नेक्स्ट फ्यू पेजेस, अगले कुछ पन्नों में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, वी विल डिस्कस, हम चर्चा करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की विशेषताओं को, विच हैव कंट्रीब्यूटेड, जिसने योगदान दिया है, टू इट्स ग्रोथ, इसकी वृद्धि के लिए, एंड डेवलपमेंट, और विकास के लिए। ठीक है। किसी भी चीज का पर कमांड तभी होगा जब उन चीजों को, उन सब्जेक्ट को, उन शब्दों को, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आप बार बार पढ़ें। ये चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन इस चैप्टर पर कमांड तब होगा जब इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ें या बार बार देखें।
तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और जब आपके अंदर ये ज्ञान का भंडार होगा ना, ये इंफॉर्मेशन, तो किसी से बात करोगे ना तो पाँव नहीं डगमगाया कि अच्छा क्या है, कैसे कैसे अंग्रेजी डेवलप हुई तुम्हारे पास है, और नहीं तो बोलेगा पता नहीं कैसे। समझ में आ रही बात? So that's all for today. We shall be meeting very soon in the next live video. Thank you so much.